का फांतिकालीन एवं युद्धकालीन संगठन अर्थात भारतीय थल सेना का फांतिकालीन संगठन और युद्धकालीन संगठन। तो मित्रों, फांतिकालीन संगठन इस तरह किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर तीव्रता से कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर कोई आक्रमण होता है, कोई आक्रामक घटना होती है, तो वहाँ पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके। और युद्धकालीन संगठन तो इस प्रकार किया जाता है कि युद्ध काल में सेनाएं अपने जो है निर्धारित नियमित सैनिक इकाइयों का सही ढंग से प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे भारतीय थल सेना एक ऐसी सेना है, आप सब लोग जानते हैं, कई बार हमने आपको बता भी दिया है, बता भी चुके हैं हम कि अपने उच्च मनोबल के कारण संपूर्ण विश्व में जानी और पहचानी जाती है। और ये भी क्षमता होती है भारतीय थल सेना में कम संसाधनों में भी अच्छा कार्य कर सकती है ये। ठीक है, अन्यथा जो स्थिति भारत की है, ये जो है ना तो कारगिल युद्ध जीत पाती और ना ही आज की स्थिति इतनी मजबूत होती कि हम चाइना का मुकाबला कर पाते। ठीक है, और ना ही 65 के युद्ध में पैटर्न टैंकों का मुकाबला कर पाते अपने छोटे छोटे हथियारों के द्वारा। ठीक है, तो थल सेना को हमारे इस प्रकार संगठित किया गया है कि युद्धकाल और शांतिकाल दोनों ही स्थितियों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। वर्तमान समय में चूंकि आकस्मिक युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय आर्मी की संरचना इस प्रकार गठित की गई है कि शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जा सके। और भारतीय थल सेना को शांतिकाल एवं युद्धकाल दोनों ही रूपों में संगठित किया गया है। ठीक है, तो आर्मी का यहाँ हम पढ़ते हैं शांतिकालीन संगठन, फिर पढ़ेंगे युद्धकालीन संगठन। ठीक है, चलिए। अब शांतिकालीन, तो शांतिकाल का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी राष्ट्र में जब तक आपातकाल या युद्ध ना होने की स्थिति व्याप्त होती है वह शांतिकाल ही माना जाता है। इसमें भी रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी हर प्रकार की तैयारी चलती रहती है। देश की आवश्यकताओं के आधार पर ही सेना का शांतिकालीन संगठन तैयार किया जाता है। अब शांतिकाल में आंतरिक व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन की आपातकालीन व्यवस्था में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मुख्यालय के अंतर्गत अलग अलग कमांडों का गठन किया गया है, जिससे सैनिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित किया जा सके। कमांड और उसके मुख्यालय इस प्रकार हैं। तो मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको समझाना नहीं है, भाषा ही इतनी सरल हमने लिखा है कि इस पर अलग से आपको कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, तो आर्मी जो है 5 कमांडों में विभाजित है। पूर्वी कमांड कोलकाता, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिमी कमांड, जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर है, चंडीगढ़ में है। उत्तरी कमांड उधमपुर, जो कश्मीर में है। दक्षिणी कमांड पूना, महाराष्ट्र में है। मध्य कमांड उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कमांड क्या होता है? कमांड के बारे में क्या होता है भाई? 5 क्षेत्रों में बेटा 5 भागों में भारतीय सेना 5 कमांडों में बटी तो है। अब कमांड क्या है? अब देखिए, कमांड का जो कमांडर होता है, कमांडर जिसे हम लोग कहते हैं, वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के हाथों में होता है, जो एक प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। इसका प्रमुख कार्य अपने अधीन सैन्य दलों को नियंत्रण, निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रबंध करना होता है। हालांकि ये कमान जो है ये छोटे छोटे ब्रिगेड और जो है क्या बोलते हैं ब्रिगेड, बटालियन और भी जो है कोर, इन सब में बटी होती है, जो अपने कमांडरों के द्वारा जो है जिन कार्यों को अपने संचालित करता है। इसका प्रमुख कार्य अपने अधीन सैन्य दलों का नियंत्रण, निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रबंध करना होता है। सेना में कमांड का विभाजन एरिया, सब एरिया तथा स्टेशन के रूप में किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि शांति काल में एक कमान किस तरह विभाजित होता है। जो कमान जो होता है, कमान चूंकि सबसे बड़ी इकाई होती है, आपको मालूम भी होगा, जैसे हमने रैंक स्ट्रक्चर में बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो है वो रैंक होता है, जो होता है जनरल का मतलब मुख्य थल सेना अधिकारी। ठीक है, तो उसके बाद जो कमान होते हैं वो कमान कमांडर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। और इस कमान का भी जो है कई क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिसमें पहला नंबर है एरिया, जिसे क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें देख सकते हैं एरिया कमांडर को जो है मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, जो एरिया कमांडर जो होता है या क्षेत्र कमांडर जिसे हम कहते हैं, वह मेजर जनरल रैंक का अधिकारी ऑफिसर होता है। अब भारत में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सैनिक दृष्टि से एक क्षेत्र या उपक्षेत्र होता है। एरिया कमांडर का प्रमुख कार्य अपने अधीनस्थ सैन्य दलों की समुचित व्यवस्था, देख रेख, नियंत्रण, निर्देशन, प्रबंध व संचालन करना होता है। और इस संचालन की सहायता के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 3 या 4 उपक्षेत्र भी होते हैं, जिसे सब एरिया कहा जाता है। सब एरिया या उपक्षेत्र ये क्या है? प्रत्येक एरिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब एरिया में विभाजित, मतलब छोटे छोटे भागों में जो है विभाजित किया जाता है।
ढंग से चलाने के लिए, जैसे राज्य को जिलों में बांटा गया है, जिलों को तहसीलों में बांटा गया है, ठीक है, तहसीलों को जो है ब्लॉक में बांटा गया है, ब्लॉक को उसके बाद गांव में बांट दिया जाता है। तो इसी तरह जो है ये सेनाओं को भी एरिया बड़ा क्षेत्र हो गया, उससे बड़ा क्षेत्र कमान हो गया। अब उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे छोटे भागों में जिस तरह बांटा गया है वो इस प्रकार है, क्योंकि बड़ी एरिया और ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं जो सब एरिया जो होता है इसका अधिकारी सब एरिया कमांडर होता है, जो एक प्रकार से ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होता है। ये मान सकते हैं कि सब एरिया जो होता है क्षेत्र, ये ब्रिगेड, एक प्रकार से ब्रिगेड होती है, ठीक है, या ब्रिगेड के समकक्ष होती है, ठीक। और जो एरिया कमांडर के आदेशों को उसी के अनुसार संचालित करता है। इसकी व्यवस्था को आसानी से चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार इसमें 3 या 4 स्टेशन बनाए जाते हैं, यानी एरिया में सब एरिया, सब एरिया में स्टेशन। अब स्टेशन को देख सकते हैं, स्टेशन क्या होता है। स्टेशन का कमांडर जो होता है वो स्टेशन कमांडर के नाम से जाना जाता है, और स्टेशन कमांडर को कर्नल रैंक का अधिकारी जो है नियंत्रित करता है, अर्थात जो कमांडर होता है इसका वो कर्नल होता है, ठीक है। सामरिक या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को स्टेशन के रूप में बनाया जाता है। इसके कमांडर का प्रमुख कार्य अपने अधीन स्थानीय सेनाओं का नियंत्रण, निर्देशन, प्रबंध व संचालन करना होता है। यह कमांड के आदेशों को नियंत्रित करने की एक प्रमुख कड़ी होता है। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सेना होती है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो कर्नल होता है मित्रों, ये बटालियन का अधिकारी होता है, ठीक है। हालांकि अगर हम भूल नहीं रहे हैं तो ये बटालियन कमांडर जो होता है वही होता है कर्नल, ठीक है। इस प्रकार भारतीय थल सेना के शांतिकालीन संगठन को इस प्रकार गठित किया गया है कि आक्रमण की स्थिति में आसानी से युद्धकालीन संरचना में परिवर्तित किया जा सके। अब देख सकते हैं शांतिकालीन संगठन का हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें जो है इस प्रकार उद्देश्य होते हैं कि प्रत्येक कमांड द्वारा अपने क्षेत्र में प्रशासनिक प्रशिक्षण, अभ्यास एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना। दूसरा नंबर है सैनिक कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री एवं साज सामान की व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा नंबर है दैवीय आपत्ति या आपातकाल की स्थिति में देश के नागरिक एवं प्रशासन में सहयोग प्रदान करना। आपत्ति का मतलब वही होता है जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब चीजें जो है, ठीक। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की जरूरत पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों शांतिकालीन संगठन। अब हम पढ़ते हैं आर्मी का युद्धकालीन संगठन। अब देखते हैं युद्धकाल के समय भारतीय सेना को किस तरह गठित किया गया है। भारतीय थल सेना की युद्धकालीन संरचना को इस प्रकार संगठित किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक आक्रमण की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध शीघ्रता से आक्रामक कार्यवाही की जा सके। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है देख सकते हैं। लड़ाकू, प्रशासकीय एवं सहायक दलों का गठन इस प्रकार किया गया है कि तुरंत ही आक्रमण के विरुद्ध आक्रमण किया जा सकता है। इस संरचना को एक प्रकार से जो युद्धकालीन संरचना होती है इसे सामरिक संरचना भी कहते हैं। मित्रों सामरिकी के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे। वही है समरतंत्र यानी युद्ध कला। तो सामरिक संरचना का मतलब कि एक प्रकार से युद्ध कला वाली संरचना, युद्ध लड़ने वाली संरचना, ठीक है। तो वही होता है युद्धकालीन संगठन, ठीक। सैनिक संक्रिया की संरचना वास्तव में युद्धकालीन सैन्य संगठन ही होता है। इस संगठन को इस प्रकार से संगठित किया जाता है कि हर यूनिट आत्मनिर्भर बनकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि जिन यूनिटों में गठित किया जाता है ये अपने आप में पूर्ण रहें, इनको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़े भी तो ये पहले से ही निश्चित रहे कि किसकी मदद कौन करेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं युद्धकालीन संगठन की रूपरेखा। युद्धकालीन संरचना को इस प्रकार से संगठित किया गया है कि एक कड़ी के रूप में काम करते हुए शत्रु पर सरलता के साथ सफलता प्राप्त किया जा सके। और भारतीय थल सेना का युद्धकालीन संगठन भी सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसे थल सेना अध्यक्ष कहा जाता है, मुख्यालय होता है उसका, ये अंतर्गत आता है। इसको हर प्रकार से इस प्रकार संगठित किया गया है जिसका क्रम ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार है। मित्रों पहला नंबर है आर्मी। आर्मी का मतलब होता है संपूर्ण थल सेना। और संपूर्ण थल सेना को जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो होते हैं कोर, ठीक है। कोर जो है डिवीजन में बटा होता है। कहने का मतलब संपूर्ण आर्मी
को कोर में बांटा जाता है, और जो कोर होती है उसको डिवीजनों में बांटा जाता है, डिवीजन को ब्रिगेड में बांटा जाता है, और ब्रिगेड को बटालियन में बांटा जाता है, बटालियन को कंपनी में बांटा जाता है, कंपनी को प्लाटून में बांटा जाता है, और प्लाटून को सेक्शन में बांटा जाता है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रैक्टिकल में भी कि सेक्शन जो सेना की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्मी, अब देख सकते हैं आर्मी कमांडर का पद लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। एक प्रकार से जो आर्मी होती है लेफ्टिनेंट जनरल पद का अधिकारी होता है। हालांकि आर्मी जो है अगर देखा जाए तो ये प्रत्येक कमांड अलग अलग होती है आर्मी की। एक प्रकार से आर्मी को ही हम कमांड की श्रेणी में रख सकते हैं, कमान जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कमांडर ही लेफ्टिनेंट जनरल होता है, पहले हम लोग जान चुके हैं। इसी तरह आर्मी का कमांडर का पद जो है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है, और 2 या 2 से अधिक आर्मी को मिलाकर आर्मी ग्रुप बनाया जाता है। आर्मी के अंतर्गत लड़ाकू, सहायक एवं प्रबंधात्मक सभी प्रकार की यूनिटें होती हैं। 2 से 6 कोर को मिलाकर एक आर्मी का गठन किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर है कोर। कोर कमांडर का पद भी लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। 2 या 3 से अधिक डिवीजन को मिलाकर एक कोर का निर्माण होता है। इसमें लगभग 1 लाख सैनिक होते हैं। कोर के अंतर्गत टैंक, तोपखाना, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग यूनिट आदि के अतिरिक्त अन्य सहायक अंग भी होते हैं जो अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अगला है डिवीजन। डिवीजन कमांडर का जो पद होता है ये मेजर जनरल के रैंक का होता है। 3 से 4 ब्रिगेड को मिलाकर एक डिवीजन का गठन किया जाता है। एक डिवीजन में लगभग 15 से 20 हजार सैनिक होते हैं। डिवीजन अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं, जो अन्य यूनिटों की सहयोग के बिना ही शत्रु का मुकाबला करने की क्षमता। आत्मनिर्भर का मतलब होता है मित्रों कि इनको जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसी डिवीजन के अंतर्गत सबका एक एक यूनिट सबकी रहती है, जरूरत पड़ने पर सबका प्रयोग कर सकते हैं। इनको अन्य किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें टैंक भी हो सकते हैं, तोपखाने भी होते हैं, अन्य जो है सिग्नल कोर भी हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं आत्मनिर्भर, इनको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैदानी डिवीजन आत्मनिर्भर होने के कारण इसमें प्रत्येक प्रकार की यूनिटें होती हैं। आप देख सकते हैं लड़ाकू मुख्यालय होता है इनका अपना, लड़ाकू सेनाएं होती हैं, प्रशासकीय सेनाएं होती हैं, और सहायक सेनाएं होती हैं। कौन से आप देख, सहायक सेनाओं में जो होती हैं आर्मर्ड रेजिमेंट, इंजीनियरिंग यूनिट, तोपखाना ब्रिगेड, सिग्नल यूनिट, वायुसेना की एक अवलोकन टुकड़ी भी होती है इनके अंतर्गत। आर्मर्ड रेजिमेंट का मतलब होता है मित्रों सशस्त्र सेना, सशस्त्र रेजिमेंट, हथियारबंद रेजिमेंट। इंजीनियरिंग का मतलब होता है टेक्निकल। तोपखाना, वही तोपखाना तो आप जानते ही हैं। सिग्नल का मतलब होता है संकेत देने वाले, यानी सूचनाओं को इधर उधर आने जाने वाली व्यवस्था, सिग्नल। आगे है ब्रिगेड। इसका कमांडर का जो पद होता है वो ब्रिगेडियर का होता है, और 3 से 4 बटालियन को मिलाकर एक ब्रिगेड का निर्माण होता है। एक ब्रिगेड में लगभग 5000 सैनिक होते हैं मित्रों, लेकिन ये है आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कह सकते कि ब्रिगेड में 5000 ही होंगे। 5000 से 10,000 हो सकते हैं, यानी जिनकी संख्या जो है जरूरत पड़ने पर इसमें संख्या को घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल कन्फर्म नहीं होता, ये मान लेते हैं लगभग 5000 सैनिक। ठीक, बाकी 5000 से 10,000 भी हो सकते हैं, 4,500 भी हो सकते हैं। हालांकि 5000 से कम नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन 5000 से 10,000 के बीच में हो सकते हैं। ब्रिगेड के अंतर्गत आवश्यकतानुसार गोला बारूद, तोपखाना, इंजीनियरिंग तथा प्रशासकीय यूनिटें रखी जाती हैं। अगला है बटालियन। बटालियन कमांडर का जो पद होता है वो कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है। एक प्रकार से कहते हैं कि बटालियन कमांडर कर्नल होता है और उप कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। ठीक है मित्रों, थल सेना की पैदल बटालियन का गठन 4 राइफल कंपनी यानी प्रशासकीय एवं सहायक कंपनियों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें ABCD के नाम से जाना जाता है। एक बटालियन में 1000 से 1100 तक सैनिक होते हैं, और यौद्धिक कार्यवाही में सक्षम ये सबसे छोटी ऐसी टुकड़ी होती है जो आत्मनिर्भर होती है। ठीक है, आगे है कंपनी। एक कंपनी कमांडर का पद जो होता है वो मेजर रैंक का होता है। चारों राइफल कंपनियों जो कि ABCD एवं प्रशासकीय कंपनी का गठन 3 प्लाटूनों को मिलाकर किया जाता है, और सहायक कंपनी का गठन 5 प्लाटून को मिलाकर किया जाता है। एक लड़ाकू कंपनी में लगभग 120 सैनिक होते हैं। कहने का मतलब एक मेजर के अधीन जो सैनिक होते हैं
वो मेजर कंपनी कमांडर होता है और एक मेजर के अधीन 120 सैनिक होते हैं। प्रत्येक राइफल कंपनी में कंपनी मुख्यालय तथा 3 प्लाटून होती है। अगला नंबर है प्लाटून। प्लाटून कमांडर का पद जो है सूबेदार का होता है, जो जूनियर कमीशंड जेसीओ रैंक का अधिकारी होता है। और राइफल प्लाटून में मुख्यालय तथा इनके 3 सेक्शन होते हैं। प्लाटून में सैनिकों, अधिकारियों तथा अन्य को मिलाकर 35 से 40 सैनिक होते हैं। अगला है सेक्शन। भारतीय सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को सेक्शन कहा जाता है। इसमें कमांडर सहित कुल 10 सैनिक होते हैं। इसमें संपूर्ण सेक्शन 2 ग्रुपों में बटा होता है। मित्रों, इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे प्रैक्टिकल में, अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है। अब संपूर्ण सेक्शन में 10 सैनिक होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। जो सेक्शन 2 ग्रुपों में बटा होता है, एक होता है राइफल ग्रुप, एक होता है एलएमजी ग्रुप। यानी कमांडर सहित राइफल ग्रुप में 7 सैनिक होते हैं और एलएमजी ग्रुप में 3 सैनिक होते हैं। राइफल ग्रुप इसे आक्रामक या गतिशील ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें सेक्शन कमांडर, नायक एवं 6 राइफलधारी सैनिक होते हैं। कुल मिलाकर 7 सैनिक होते हैं राइफल ग्रुप में। और इसमें कमांडर जो होता है उसका नायक कहलाता है और उसके पास एक स्टेन गन एवं सैनिकों के पास राइफल होती है। दूसरा होता है एलएमजी ग्रुप या इसे ब्रेन गन ग्रुप भी कहा जाता है। इसे सहायक ग्रुप या फायर ग्रुप कहा जाता है। इसमें जो कमांडर होता है सेक्शन का, उप कमांडर, जो एलएमजी ग्रुप का कमांडर होता है उसे सेक्शन का उप कमांडर कहा जाता है, जो लांस नायक होता है। इसके तथा इसमें जो है 3 सैनिक होते हैं, एक कमांडर होता है जो, और 2 ब्रेन गन या एलएमजी धारक सैनिक होते हैं। इसमें जो कमांडर होता है जिसे लांस नायक कहते हैं, उसके पास एक स्टेन गन होता है तथा सैनिकों के पास एलएमजी होती है। ठीक है। तो बाकी उसके हथियार तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये भी चैप्टर आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।